हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ऐसा है कि इसमें अपन लेट टीन का एक एग्जांपल देखेंगे, तो लेट टीन सिस्टम की डिटेल में स्टडी होगी, राइट। फिर हम देखेंगे कि उस पर ही बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर और अगर बात करें तो वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसकी बात होगी। वॉल्यूम फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि वॉल्यूम फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है फेजेस का, तो अपन ये देखेंगे कि वॉल्यूम फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें डेंसिटी का एक कंसेप्ट आएगा, और फिर इसी पे बेस्ड एक बहुत शानदार प्रॉब्लम अपन देखेंगे, राइट। अगर मैं आपको छोटा सा एक दिखाऊं, झलक दिखाऊं, तो भैया झलक देख लो जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको जूम कर देते हैं। जैसे ये बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम है, उसके बारे में अपन जो भी क्या क्या अपन सीख सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पे होगी, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो जो भी अपन मतलब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फिर ये वॉल्यूम फ्रिक्शन और डेंसिटी का कुछ कंसेप्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम फ्रिक्शन और डेंसिटी पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो ये रही, ठीक है। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में होगी, ठीक है। तो अब भैया अपन सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, देखो टाइप वन अपन ने पढ़ लिया था। टाइप वन था बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम। बाइनरी वर्ड का मतलब था दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है। आइसोमॉर्फस मतलब वहाँ पे ये था कि जो कंपोनेंट्स होंगे वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस में कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। अब यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि यूटेक्टिक, सबसे पहले तो एक इस वर्ड का मतलब समझो। यूटेक्टिक का मतलब होता है नाइस मेल्टिंग, या नाइस की बजाय ऐसा बोलते इजीली मेल्टेड, ये भी एक ही बात है, ठीक है। इजीली मेल्टेड, ये होता है यूटेक्टिक वर्ड का मतलब। अब कैसे इस सिस्टम का नाम यूटेक्टिक सिस्टम पड़ा वो बात अपन आगे करेंगे। अभी डेफिनेशन देखो, जो टाइप टू है वो ऐसा है कि बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड में तो भैया कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो सॉलिड स्टेट होगी, सॉलिड में वो पार्शियली सॉल्युबल होंगे, या मैं ऐसा बोल दूं कि सॉलिड में वो लिमिटेड सॉल्युबिलिटी शो करने वाले, राइट। उनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको लिक्विड में तो सिंगल फेज दिखेगा कि भैया सिंगल लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सॉलिड के केस में आपको सिंगल फेज नहीं दिखने वाला, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में लिमिटेड सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, पार्शियली सॉल्युबल है, राइट। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल अगर अपन देखें तो ऐसा है कि जो लेड टीन सिस्टम है, वो लेड टीन सिस्टम याद रखना, ठीक है। लेड टीन सिस्टम, उसी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो लेड टीन सिस्टम एक तो है, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपर सिल्वर का, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जब भी तुम लेड टीन सिस्टम लिखो, ठीक, तो ये ध्यान रखना कि उसमें ना इसको 4-5 बार जरा प्रैक्टिस कर लो, इस तरीके से लिखना, ठीक है। ये जो भी टेम्परेचर्स में लिख रहा हूँ इनका तुमको मतलब समझ में आएगा जब अपन आगे डायग्राम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा अपना कितना, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा अपना 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और 18, 62 एंड 98, ठीक है। ये क्या चीज़ है, क्या डेटा है, वो आपको आगे समझ में आएगा, अभी सिर्फ इस तरीके से लिख लो, ठीक है। वो चीज़ पूरी क्लियर होगी आपको। बस इतना सा अगर आपने लिख लिया ना, ये जो कितने टोटल 6 टेम्परेचर है, 6 टेम्परेचर है, मतलब आपने भैया पूरा लेटिन सिस्टम ड्रॉ कर लिया, बना लिया, डायग्राम बना लिया उसका पूरा, ठीक। अब धीरे से अपन बात करते हैं आगे। जो कॉपर और सिल्वर सिस्टम है, इसमें भी सिर्फ ये रेंज अगर आप याद रखोगे, वैसे तो मुझे भी ये टेम्परेचर्स याद नहीं है, ये टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आपकी कॉपी में बनाना चाहो तो इन टेम्परेचर की हेल्प से आप बना सकते हो, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है, लेड टीन सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो आपको इसका ये जो डेटा है, ये जो 6 टेम्परेचर्स हैं, इनकी रेंज भी आपको याद होना चाहिए, जो 6 टेम्परेचर्स मैंने लिखे। इसको सोल्डरिंग एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्डरिंग जो करते हैं अपन उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। हालांकि अब तो यूज़ नहीं करते हैं यार, जो लेड है ना वो क्या है, टॉक्सिक है, तो कुछ कंट्रीज़ ने क्या कर दिया कि यार लेड पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया। तो फिर ऐसे सोल्डरिंग एलॉय आए जिनमें लेड फ्री सोल्डर लेके आए, वो उनमें लेड नहीं होना चाहिए, तो फिर उनमें
टीन कॉपर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, टीन और बिस्मथ का कॉम्बिनेशन हो जाता है, टीन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसे सोल्डिंग एलॉय अब लेके आ चुके हैं, ठीक। बट उतना डिटेल में मत जाओ। अगर इन जनरल आपसे पूछा सोल्डिंग एलॉय कौन सा है इनमें से, और ऑप्शन में अगर लेड टीन है, सीधा आँख बंद करके भैया टिक मार देना, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं। जो लेड टिन सिस्टम है उसको डिटेल में देखेंगे, और उस डायग्राम को अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो बना हुआ है इसको सबसे पहले तो अपन गायब कर देते भाई, क्योंकि ऐसा है डायग्राम अपन फिर से बनाएंगे तब मज़ा आएगा, ऐसे हमको मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब पूरा गायब हो चुका है। अब अपन बनाते हैं भैया लेड टिन सिस्टम। जरा यहाँ पे ध्यान दो भैया, देखो। आपकी नज़रों के सामने, आपके सामने हम लेड टिन सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दो, एक एलॉय है लेड टिन, लेड और टीन। उसमें जो लेड टीन एलॉय है उसमें लेड और टीन से मिलके बना हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको भैया, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी एक स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या यार, एग्जैक्टली 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है, ठीक है। टेम्परेचर अभी अपन लिखेंगे। उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है एक टेम्परेचर। टेम्परेचर अपन डाल देंगे यहाँ, इसको लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटली 62% तक, ठीक है। और अगर बात करें तो कुछ ऐसा, इसको स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन ही बना होता है ये तो। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं, देना चाहे तो। ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको थोड़ा ऐसा ले आते हैं, बस ये भी हो गया। और एक आखिरी लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली कुछ ऐसी, ये बात, बस हो गया। अब देखो भैया, नामकरण अपने को करना है, ठीक है। ये टेम्परेचर है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ये है लेड का मेल्टिंग पॉइंट। ये है 232 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये है टीन का मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं फेजेस बताऊं यहाँ पे, तो भैया फेजेस ऐसा है कि जो टॉप फेज है, टॉप पोर्शन जो दिख रहा है, इसको अपन कलर डाल देते हैं यार। कलर की कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये जो वाइट कलर का जो पूरा पोर्शन है भैया, कौन सा फेज है ये? अरे कौन सा फेज है ये? है लिक्विड फेज, ठीक है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स डाल देते हैं, ये लो और ये लो। नहीं, इसको कुछ और कलर करेंगे अपन, इसको अपन ब्लू कर देते हैं। जेब बात, जो ये वाला पोर्शन है भैया, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ठीक। इतना पूरा पोर्शन में क्या लाई कर रहा है? अल्फ़ा फेज़ है, इतने पूरे पोर्शन में बीटा फेज़ है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि देखो लिक्विड में तुमको सिंगल फेज़ दिखेगा, तो ये तुमने देखा कि जो लिक्विड था वो तो सिंगल फेज़ है, वहाँ पे कोई अल्फ़ा और बीटा नहीं है पूरे लिक्विड में। लेकिन सॉलिड फेजेस जो हैं वहाँ पे आपको पार्शियली सॉल्युबिलिटी मिलेगी, या लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है, तो भैया यहाँ पे दो फेज़ आ रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा, राइट। और बीच के जो रीजन है उनका नाम मैंने बताया था कि यहाँ पे तुम एक काम करो, इस वाले रीजन का अगर नाम लिखना है तो इस वाले रीजन की बाउंड्रीज देखो। अगर तुम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो तुमको दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पॉइंट्स, एक अल्फा रीजन को टच कर रहा है, दूसरा एंड पॉइंट लिक्विड रीजन को टच कर रहा है। मतलब इस रीजन के अंदर क्या लाई करेगा भैया? अरे क्या लाई करेगा? अल्फा प्लस लिक्विड। सिमिलरली इस रीजन के अंदर क्या मैं बोल सकता हूँ? बीटा प्लस लिक्विड लाई करेगा यार, बोल दो यार। तो ये हो गया लिक्विड प्लस बीटा। सिमिलरली क्या इस रीजन में अल्फा प्लस बीटा लाई करेगा क्या? ये जो बीच का पूरा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे तुम हॉरिजॉन्टल टाई लाइन खींचोगे, टाई लाइन के एंड पॉइंट्स तुमको दिख रहा है कि वो अल्फा और बीटा फेजेस को टच कर रहे हैं। अरे बोल दो यार, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या भैया? बोलो यार।
अगर अपन एक्स एक्सिस पे बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी एक्स एक्सिस पे जो है वो कंपोजिशन एक्सिस होगी, उसके ऊपर किसका कंपोजिशन होगा? अरे टीन का कंपोजिशन होगा, राइट। मतलब मैं इस पॉइंट पे बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे 0% टीन है, इसका मतलब यहाँ पे 100% क्या है? लेड है। इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि 100% टीन है, या मतलब यहाँ पे कितना परसेंट लेड है? 0% लेड है, राइट। ये आपकी लाइन हो जाएगी 18, ये कंपोजिशन हो जाएगा 62, ये कंपोजिशन हो जाएगा 98। कुछ बुक में 97 भी लिखा होता है, तो कुछ ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या अब आपको वो सारे टेम्परेचर्स याद हुए? 332, सॉरी 327, 232, 18, 62, 98, और 183 जो है वो ये था। क्या था? ये जो अपन ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की ना, स्टार्टिंग की जो लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अपनी लाइन है ना, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन, वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो क्या आपको जो मैंने शुरू में ये लिख के बताया था, क्या अब ये डेटा क्लियर है? 327, 183, 232, 18, 62, 98। लेट टीन सिस्टम को जब भी लिखो 4-5 बार ऐसा लिख के देख लेना। ऐसा लिख के देखोगे मतलब भैया तुमने पूरा डायग्राम बना लिया। ठीक इसी तरीके से तुम अगर चाहो तो कॉपर सिल्वर का डायग्राम बना सकते हो भैया। सारे टेम्परेचर जहाँ जाएंगे वो मैंने लिख रखा है यार, और डायग्राम सेम टू सेम ऐसे ही जाता है, ठीक है। उसमें कर्व और ये सब जो है सेम ऐसा ही बनना है, सिर्फ ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन बदल दो, टेम्परेचर्स बदल दो, तो तुम्हारा जो फेज डायग्राम है वो चेंज हो गया। तुमने बोल दिया कि यार ये तो भैया कॉपर और सिल्वर का बन चुका है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या पॉइंट? अब देखो क्या होता है, इसको यूटेक्टिक फेज डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यूटेक्टिक पॉइंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। क्या होता है यूटेक्टिक पॉइंट, उसकी बात भी करेंगे। अभी अपन यहाँ पे कुछ पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं उनके नाम दे देते हैं। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, यहाँ पे मान लो मैंने एकदम सी बोल दिया। इसको तो मैं ई नाम दूंगा क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट है वो, तो उसको ई बोल दिया। ये अपना हो जाएगा कितना, इसको डी बोल दो, इधर एफ बोल दो, और इस वाले को अपन जी बोल देते हैं, राइट। अब देखो मेरे को कुछ लाइंस हैं उनको शो करके दिखाना है, उनके नामकरण करना है, तो भैया अपन उन लाइंस को यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अपने को उनका नामकरण करना पड़ेगा कि लाइन का नाम क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये लाइन, ये जो है ये हो गया लिक्विडस, ठीक है। अरे ये वाली जो लाइन है भैया, ये लाइन मशी जोन और लिक्विड रीजन को सेपरेट कर रही है। द लाइन विच सेपरेट लिक्विड रीजन विद द मशी जोन इज नॉन एज लिक्विडस लाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा। ये जो लाइन है ई जी, ठीक है, ई जी और ए ई, ई जी और ए ई जो है ये क्या हो जाएगी भाई? लिक्विडस हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड रीजन को मशी जोन से जो सेपरेट कर रही है। ऐसे ही सॉलिडस बता सकते हो क्या? ए बी सॉलिड फेज अल्फा को मशी जोन से सेपरेट कर रही है। ऐसे ही डी जी, डी जी सॉलिड फेज बीटा को मशी जोन से सेपरेट कर रही है, राइट। तो भैया डी जी और ए बी ये दोनों क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई? सॉलिडस, ठीक है। ये हो गई सॉलिडस। एक यहाँ पे नई चीज आएगी, सॉल्वस, सॉल्वस, ठीक है। सॉल्वस जो है वो क्या चीज है? तो सॉल्वस का ऐसा है, लाइन विच सेपरेट सॉलिड जोन विद मिक्सचर ऑफ सॉलिड जोन, ठीक है। फिर से सुनो, सॉल्वस लाइन क्या है? ऐसी लाइन जो सॉलिड फेस को मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेस से सेपरेट कर दे, वो हो गई सॉल्वस, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ बी सी और डी एफ ये सॉल्वस लाइन है। तो लाइन विच सेपरेट्स, विच सेपरेट्स सॉलिड फेस विथ मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेजेस। अरे समझ में आया? क्लियर है क्या? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सारी लाइंस क्लियर है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो और भी यहाँ पे एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BED, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बारे में अपन अभी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखो अल्फ़ा फेज़ और जो बीटा फेज़ है उसका मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है। अल्फ़ा फेज़ जो है वो क्या चीज़ है, देखो अल्फ़ा जो है उसका मैंने नाम लिखा है कि सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टीन इन लेड। ठीक, हमेशा ध्यान रखो ये सॉलिड सॉल्यूशन को ना ऐसे सॉल्यूट इन सॉल्वेंट से स्पेसिफाई किया जाता है। सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज कंसंट्रेशन में। ठीक, तो तुम अल्फा फेज में एक चीज़ देखो, ये जो डायग्राम है अपना फेज डायग्राम, इस फेज डायग्राम में जरा गौर करो कि भैया अल्फा फेज जो है, अल्फा फेज जो है उसमें मैक्सिमम ये यहाँ पे लिखा है अपन ने कंपोजिशन कितना 18, मतलब 18% जो टीन है वो मिलाया जा सकता है। 18% से ज़्यादा, जैसे मान लो अगर तुम इस टेम्परेचर पे थे 183 डिग्री जो है वो ये लाइन है, एक काम करो अपन 182 ले लेते, तो 182 डिग्री जो है वो इस लाइन पे आएगा। तो अगर मान लो उस केस में, या छोड़ो 183 पे ही चलने दो ना, क्या दिक्कत है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हो तो भैया ऐसा है कि अगर 18% से ज़्यादा टीन को ऐड करते हो तो आप इस जगह पे कहीं आ गए। ठीक, इस जगह पे मतलब या तो आप बोल दो कि मशी जोन के अंदर हो या फिर ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेजेस के अंदर हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम सिंगल सॉलिड फेज या अल्फा का जो मैक्सिमम, अल्फा में जो मैक्सिमम टीन का अमाउंट है वो 18% आ सकता है। 18 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। यही बात अपन ने बोली थी क्या यार, डेफिनेशन में यही बात बोली थी क्या, डेफिनेशन अपन ने क्या बोली थी कि ये जो अपना यूटेक्टिक सिस्टम है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो अपन ने बोला था यार कि जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा तो सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो लिमिटेड सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। तो अल्फ़ा का नाम क्लियर है, अल्फ़ा में तुमको दिख रहा है 18% टीन है, मतलब टीन का अमाउंट कम है, तो तुम बोलोगे कि अल्फ़ा इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टीन इन लेड। लेड तुमने लिया था भाई 100% लेड था, उसमें तुम लेड को फिर रिप्लेस करते गए, उसमें टीन डालते गए और 18% टीन तक तुम लेके आ गए। बोल दो यार, तो 18% लेके आओगे तो वो मैक्सिमम लिमिट हो गई टीन की इन लेड के अंदर। लेड के अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या है, अल्फा का नाम क्लियर है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टीन इन लेड। सिमिलरली क्या तुम बीटा का नाम बोल सकते हो क्या यार, अच्छा बीटा के केस में देखो, बीटा के केस में क्या हो चुका है कि जब बीटा बीटा में अगर ये डी पॉइंट से तुम कंपोजिशन चेक करो तो डी पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो है 98%। कितना है, 98%। मतलब डी पॉइंट के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि भैया 98% टीन है और 2% लेड है। तो अब यहाँ पे जो अपना टीन है वो सॉल्वेंट बन गया क्या, तो इसलिए बीटा का नाम क्या होगा, बीटा का नाम क्या होगा, बीटा होगा सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन टीन। अरे करेक्ट है क्या, ऐसे ही क्या तुम ये बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी लिमिट बता सकते हो क्या कि मैक्सिमम 2% लेड ऐड किया जा सकता है टीन के अंदर। इस फेज डायग्राम से हमको ये चीज़ एक समझ में आई। 2 पॉइंट बोल रहा हूँ समझो, लेड के अंदर मैक्सिमम 18% टीन को ऐड किया जा सकता है, ये दिखा रहा है ये अल्फा। ऐसे ही टीन के अंदर मैक्सिमम 2% लेड को ऐड किया जा सकता है। ठीक, ये मैंने तुमको सॉल्युबिलिटी लिमिट का उनका कंसेप्ट बता दिया कि वो जो लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है वो क्या चीज़ है। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। लाइन ए ई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये जो लाइन यहाँ पे ए ई है भैया, ठीक, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो कर्व पूरा बनाया है तो ए ई लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले तुम देखो, तुम मान लो ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे पास में 100% क्या है, लेड है, सिर्फ लेड है, अभी उसमें तुमने कोई नया कोई टीन नहीं डाला। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है अभी इस टाइम पे भैया, अरे 327 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मैंने क्या किया, इस लेड के अंदर, इस लेड के अंदर टीन मैंने ऐड करना चालू किया, टीन में ऐड करते गया करते गया करते गया करते गया, मैंने मान लो 62% टीन तक मैं पहुंच गया, 62% टीन तक पहुंच गया। तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं टीन का अमाउंट इसमें बढ़ाते जा रहा हूँ, क्या तुमको ये दिख रहा है कि जिस पॉइंट पे मेल्टिंग होगी, जिस पॉइंट पे मेल्टिंग होगी वो घटते जा रहा है। जैसे इस लाइन को फोकस करो ना यार भाई, जब 100% लेट था तो मेल्टिंग पॉइंट था 327 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो ये कोई था, ये पॉइंट, इस जगह पे मान लो 50% टीन था, यहाँ पे मान लो 50% टीन था। तो तुम अब देखो, अब इस टेम्परेचर पे ये जो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो इस टेम्परेचर पे ही लिक्विड जो है वो अगर कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
या मैं बोल दूँ अगर नीचे से आ रहे हो, गर्म करते करते आ रहे हो, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है? अरे बोल सकता हूँ क्या मैं मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है? तो क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया कि जो लाइन ए ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ए ई भैया हमको ये बता रही है कि टीन को ऐड करने से जो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट रहा है। बोल दो यार। सिमिलरली अगर तुम लाइन ई जी को फोकस करो, ई जी लाइन कौन सी? ये वाली लाइन, ठीक। तो ई जी लाइन को फोकस करो तो यहाँ पे अपन उल्टा बोल सकते हैं। टीन था, मतलब मान लो तुम जी जी पॉइंट पे हो, जी पे मतलब 100% टीन है तुम्हारे पास। अब तुम उसमें लेड ऐड कर रहे हो, तो जब 100% टीन था तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट था 232 डिग्री सेंटीग्रेड, 232। अब मैंने उसमें भैया लेड को ऐड करना चालू किया तो तुमने देखा कि यार तुम जब जब यहाँ तक आ रहे हो, जितना इतना 62 घटाओ 100 में से कितना आएगा? 38। तो 38% लेड तक तुमको दिख रहा है कंटिन्यूसली इस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। अरे करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? तो क्या मैं एक अच्छा शानदार थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता हूँ क्या? तुमको यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि भैया लेड के अंदर टीन ऐड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, टीन के अंदर लेड ऐड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है यार, पढ़ लो पढ़ना चाहो तो। अब तो कुछ बचा ही नहीं, समझा दिया। लाइन ए ई क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट बाय एडिंग टीन इन द लेड टेम्परेचर एट विच एलॉय बिकम्स टोटली लिक्विड गोज डाउन या डिक्रीजेस अलोंग लिक्विडस लाइन। ठीक, वो जो लाइन थी ए ई उसका नाम लिक्विडस था ना। सो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ लेड इज लोवर्ड बाय एडिंग टीन। क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है। और वही पॉइंट लिखा है कि सेम कैन बी सेड फॉर टीन ऑल्सो। जो टीन के लिए है अपन उसमें भी बता सकते हैं। और लाइन जो है वो कौन सी आ जाएगी जब टीन की बात करेंगे? तो ई जी लाइन। ठीक, जो मैंने ई जी वाला पॉइंट बताया था, तो यहाँ पे लिख लो लाइन ई जी। ई जी लाइन सेम यही बात रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझ में आया? अब भैया ऐसा है कि एक जो हॉरिजेंटल लाइन है ये बी ई डी, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है अब अपने को वो देखना है। तो जरा बी ई डी लाइन पे फोकस करो। जो लाइन बी ई डी है ना, लाइन बी ई डी, उसका नाम है यूटेक्टिक आइसोथर्म। यूटेक्टिक आइसोथर्म जो है, आइसोथर्म क्यों बोला समझ में आ गया? क्योंकि भैया ये लाइन तुमको दिख रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि 183 डिग्री सेंटीग्रेड है उस टेम्परेचर पे ड्रॉ की हुई है। तो यूटेक जो आइसोथर्म है वो तो समझ आ गया। यूटेक्टिक वर्ड इसलिए बोला क्योंकि इस लाइन के ऊपर यूटेक्टिक पॉइंट ई आ रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट ई आ रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? यूटेक्टिक पॉइंट होता है कि ये वो पॉइंट होता है फेज डायग्राम पे जिसमें मशी जोन कुछ भी नहीं है और यहाँ पे लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा मिक्सचर ऑफ सॉलिड में अगर उसको ठंडा कर दिया जाए। तो तुमको दिख रहा है कि देख लो यार इस पूरे फेज डायग्राम में सिर्फ यही एक पॉइंट है कि ऊपर लिक्विड था और लिक्विड में से तुमने हीट निकाली तो वो नीचे दो सॉलिड फेजेस अल्फा प्लस बीटा इनमें कन्वर्ट हो गया। रिवर्स भी हो सकता है कि भाई सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा लिक्विड में इस पॉइंट के ऊपर। तो बीईडी का नाम क्लियर है, यूटेक्टिक आइसोथर्म। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर यूटेक्टिक पॉइंट मौजूद है और आइसोथर्म इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। बोल दो यार, ये लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये लाइन आपको बता रही है, बीईडी लाइन आपको बता रही है ये वो मिनिमम टेम्परेचर आपको दिखा रही है जिस मिनिमम टेम्परेचर तक लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। तो मतलब अभी बीईडी लाइन से मैं बता सकता हूँ कि भैया 183 डिग्री सेंटीग्रेड एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये लेड टिन एलॉय लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। 183 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे जाते हो तो भैया लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं होने वाला। ठीक, ये पॉइंट मुझे बीईडी जो लाइन है जो कि यूटेक्टिक आइसोथर्म है उसने दिखाया, उसने बताया। समझ में आया? एक पॉइंट और देखो कि भैया ऐसा है कई बार अगर मान लो अगर आपसे गलती से ऑप्शन में बीईडी लाइन का नाम पूछ लिया और ये लिक्विडस सॉलिडस सॉल्वस ऐसे तीन नाम दे दिए, ठीक, बाकी आइसोथर्म जो है वो नाम में है ही नहीं, यूटेक्टिक आइसोथर्म ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, और मान लो लिक्विडस सॉलिडस और सॉल्वस ये तीन तीन नाम दिए और तुमसे पूछा बीईडी को तुम क्या बोलोगे इनमें से? तो भैया ऐसा है उस केस में तुम इसको सॉलिडस बोल सकते हो, लिक्विडस और सॉल्वस तो बोलना ही मत। अपन सॉलिडस उसको ट्रीट कर सकते हैं, अपन ये बोलेंगे कि यार मशी जोन था ऊपर, यहाँ पे भी एक मशी जोन है, तो मशी जोन को एक मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेजेस से ये सेपरेट कर रही है।
तो इसलिए उसको सॉलिडस नाम दे दिया। ठीक, वैसे एग्जैक्टली तो सॉलिडस भी नहीं बोलना चाहिए, बट मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, अपन कह सकते हैं। एग्जैक्ट नाम तो क्या होगा कि भैया उसको यूटेक्टिक आइसोथर्म बोलो, वो ज़्यादा करेक्ट चीज़ है। क्लियर है क्या? जो पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो पॉइंट भैया अपन ने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ नहीं। देख लो लाइन क्या थी अपनी, BED, यही थी। एक बार चेक कर लो यार, BED, यस करेक्ट। जो भी मैंने तुमको पढ़ाया वो सब यहाँ पे ज्ञान दे रखा है, पढ़ लो। यूटेक्टिक आइसोथर्म मे बी ट्रीटेड एज सॉलिडस, इट रिप्रेजेंट लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज में एग्जिस्ट फॉर लेट टीन एलॉय एट इक्विलिब्रियम। एक और ध्यान देने वाली बात है कि 3 फेजेस अल्फा बीटा एंड लिक्विड मे बी इन इक्विलिब्रियम ओनली एट पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन। तो तुम एक चीज़ देखो ना यार, देखो ना यार, तुमको दिख तो रहा है कि BED लाइन के अलोंग जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे तुम देखो। जैसे ये पॉइंट अगर अपन ने कंसीडर किया, इसको दूसरी पेन से दिखाते, मान लो ये पॉइंट कंसीडर किया, तो तुम देखो यहाँ पे अल्फा प्लस लिक्विड और अल्फा प्लस बीटा, मतलब ओवरऑल 3 फेज अल्फा बीटा और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइन BED है या अपना यूटेक्टिक आइसोथर्म है, उसके अलोंग 3 फेसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है क्या? ठीक है, अब अपन यूटेक्टिक पॉइंट की बात करते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो तुमको मैंने इधर डायग्राम में दिखा दिया था। जो पॉइंट E है उसका नाम है यूटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट E पे अगर तुम फोकस करो तो भैया ऐसा है, पॉइंट E जो है वो फिक्स पॉइंट है, इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करेगा। इनवेरिएंट इसलिए है क्योंकि अगर तुमको पॉइंट E की पोजीशन बताना है तो तुमको टेम्परेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तुमको कंपोजिशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि पॉइंट E इस केस में लेड और टीन के केस में, ठीक है, दूसरा एलॉय होगा तो वो टेम्परेचर और कंपोजिशन चेंज होगा। लेड और टीन के केस में पॉइंट E का जो उसका जो डेफिनेशन है वो तुम बोलोगे 183 डिग्री सेंटीग्रेड और 62% टीन पे तुम लाइंस ले गए, एक वर्टिकल गई एक हॉरिजॉन्टल गई, जहाँ पे दोनों ने काटा वो था अपना यूटेक्टिक पॉइंट। इनवेरिएंट है, चेंज नहीं होगा। ठीक, चेंज नहीं होगा इसलिए मैं बोल सकता हूँ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है, F इक्वल टू क्या है, 0 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 है। इसके बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और डिटेल में बात होगी जब अपन अगले आगे का लेक्चर देखेंगे। एक गिब्स फेज रूल होता है, वहाँ पे अपन ये जो अलग अलग पॉइंट्स थे, यूटेक्टिक पॉइंट्स था, एक यूटेक्टॉइड आएगा, पेरीटेक्टॉइड आएगा, पेरीटेक्टिक आएगा, इन सारे पॉइंट्स की अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक, तो गिब्स फेज रूल में डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो भी पॉइंट्स इनवेरिएंट है वो फिक्स पॉइंट है, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है भैया, डेफिनेशन भी क्लियर है। पॉइंट एट विच लिक्विड अपॉन कूलिंग डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू 2 डिफरेंट सॉलिड्स, मची जोन नहीं होगा पॉइंट E पे। ठीक, अब भैया अगर यूटेक्टिक पॉइंट तुमने डिफाइन कर दिया तो यूटेक्टिक रिएक्शन डिफाइन कर लो यार। यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या है यार, तुम बोलोगे कि भैया एक लिक्विड जब उसको ठंडा कर दोगे, उसको जब तुम कूल कर दोगे तो कूलिंग करने पे वो 2 सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम में है इक्वेशन, मतलब अगर तुम 2 सॉलिड्स को हीट करते हो तो वो एक सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम तुमने दिया, इस रिएक्शन का नाम क्या है, यूटेक्टिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक, अगर लेड टिन एलॉय के केस में अपन बात करें तो लेड टिन एलॉय के केस में अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी कि लिक्विड जो था, जो कि 62% टीन था जिसमें, राइट, और 183 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये हो जाएगा कूलिंग, और यहाँ नीचे अपन लिख दो हीटिंग। ये कन्वर्ट होगा, कूल करने पे कन्वर्ट होगा अल्फा प्लस बीटा फेज में। अगर मैं अल्फा फेज की बात करूं तो वहां पे 18% टीन है, जबकि बीटा फेज की बात करें तो उसमें 98% टीन है। बोल दो यार, क्या तुमको लेड टीन एलॉय के लिए यूटेक्टिक रिएक्शन क्लियर है क्या? अरे यही हुआ था क्या ऊपर? अरे देख लो यार, यही तो हुआ था यार कि भैया लिक्विड जो था, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस करो, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हुआ अल्फा प्लस बीटा में। अल्फा में तुमने बोला मैक्सिमम 18% टीन है, बीटा में तुमने बोला कि मैक्सिमम 98%, मतलब लेड की टर्म में बोलो तो मैक्सिमम 2% लेड है। ठीक है क्या? अरे यूटेक्टिक रिएक्शन क्लियर है तुमको? बोल दो यार, याद करना था क्या? नहीं भैया, नहीं याद रखना है हमको, सिर्फ पॉइंट का
कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? अरे फेज डायग्राम दिमाग में बिठा के रखो यार, फेज डायग्राम सब कुछ बताएगा तुमको। फेज डायग्राम जो है वो AI है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तुमको सब करके देगा। तुमको सिर्फ एक एक चीज़ याद रखना है, फेज डायग्राम, बस फेज डायग्राम बना लो, सारा खेल हो गया भैया। ठीक है, उसमें याद रखो ई जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट है, बस यूटेक्टिक रिएक्शन खुद बनाओ, यहाँ से लिक्विड था वो कन्वर्ट होगा दो सॉलिड में, बन गई भैया यूटेक्टिक रिएक्शन। उसका टेम्परेचर देना हो, बोल दो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, कि कंपोजिशन देना है, बोल दो यार 62 डिग्री, जो 62% टीन है उस पर कंप्लीट हो रही है, अरे बोल दो यार। अरे क्लियर है क्या यार? ठीक है क्या? पूरा क्लियर है? ये था बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम। इसको यूटेक्टिक फेज डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक, तो क्या तुमको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, नीचे कुछ और तो नहीं बचा है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा है भैया। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी मैंने बता दिया था वैसे, या नहीं बताया तो याद रखो। यहाँ पे जो अपना लेड टिन एलॉय है उसमें ये जो टेम्परेचर था 183 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको यूटेक्टिक टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक, क्योंकि उस टेम्परेचर पे यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है। और ये जो कंपोजिशन है 62% टीन, उसको यूटेक्टिक कंपोजिशन भी बोला जाता है, उस कंपोजिशन पे यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो एक ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, याद तो रखना ही नहीं है यार, सिर्फ तुम तो फेज डायग्राम याद रखो और बस। फेज डायग्राम की भी ट्रिक मैंने बता दी है, जब भी तुम अब लेड एलॉय, लेड और टीन लिखोगे तो 3-4 बार ऐसी प्रैक्टिस कर लो। लेड टीन कैसे लिखोगे, ये ऐसे, ये बता रखा है। ठीक है, 327, 183, 232, 18, 62, 98, बस ये तुमने 6 टेम्परेचर लिखे, तुमने भैया बना लिया पूरा डायग्राम, फेज डायग्राम कंप्लीट, कुछ भी नहीं है उसमें, बोल दो यार। ठीक, ऐसे ही क्या तुम कॉपर और सिल्वर का बना लोगे? कॉपी में बना के रख लेना। मैंने तो वैसे, मुझे भी ये टेम्परेचर कॉपर का तो याद रखना पड़ता है क्योंकि कॉपर और निकल एलॉय में होता है ना यूज़, तो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड ये कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है, ये अपने को याद रखना पड़ता है। बाकी ये तो भैया मुझे भी नहीं याद है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है। ज़्यादा फेमस जो है वो लेड टिन एलॉय ही है। ठीक है, अब भैया आगे अपन बढ़ते हैं। आगे ऐसा है, हाँ, यूटेक्टिक पॉइंट की एप्लीकेशन की, यार यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो, या यूटेक्टिक फेज डायग्राम अपन ने पढ़ा, वो किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है कि यूटेक्टिक पॉइंट से तुमने एक चीज़ सीखी कि भैया यूटेक्टिक पॉइंट तक तुमको दिख रहा था मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। अरे अभी बात करी थी, लाइन AE की बात हुई थी, लाइन EG की बात हुई थी, तो तुमने देखा था कि जब अपन दूसरा कंपोनेंट उसमें ऐड करते हैं पहले कंपोनेंट में, तो जो पूरे एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट रहा है। किस पॉइंट तक घट रहा है? यूटेक्टिक पॉइंट्स तक घट रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्डरिंग में। सोल्डरिंग में अपने को अपना एम क्या होता है कि भाई दो कंपोनेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, उनको आपको सोल्डर करना होता है, सोल्डरिंग करना होती है, जोड़ना होता है। तो अपन ये चाहते हैं कि वो जो दो कंपोनेंट है, मान लो ये A है और ये B है, इन A और B को मेरे को जोड़ना है, तो मेरा एम ये है कि भाई ये दोनों मेल्ट नहीं होना चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाना चाहिए। ठीक, अपने को सिर्फ सोल्डरिंग करना है, तो जो अपना सोल्डर एलॉय है वो मेल्ट हो, वो इन पे जाके चिपके और इन दोनों को चिपका ले आपस में। ठीक, जबकि जो ये दो A और B जो अपने कंपोनेंट थे भैया, उनमें कोई परेशानी नहीं आना चाहिए थर्मल टेम्परेचर के कारण। ठीक, अरे सोल्डरिंग करोगे तो भैया कुछ टेम्परेचर तो दोगे हैं। जैसे लेड टिन एलॉय था, तो तुमको मिनिमम कितना टेम्परेचर तुम अब बता सकते हो, वो सोल्डर में मिनिमम कितना टेम्परेचर तुमको बनाना पड़ेगा? अरे 183 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर तो तुमको रखना पड़ेगा। उस पे ही तुमने देखा ना, उस वो मेल्टिंग पॉइंट था ना, अरे वही मेल्टिंग पॉइंट था, वरना उससे कम रखोगे तो भैया वो जो तुम्हारा सोल्डर है वो मेल्ट ही नहीं होने वाला। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो क्या तुमको ये पॉइंट क्लियर है क्या? यूटेक्टिक पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन सोल्डरिंग वेयर लो टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द थर्मल डैमेज टू द पार्ट विच आर टू बी जॉइंट। जो पार्ट्स तुम ज्वाइन कर रहे हो, उन पार्ट्स में अपन नहीं चाहते कि कोई थर्मल डैमेज आ जाए, अपन हाई टेम्परेचर नहीं चाहते, तो इसलिए अपन सोल्डरिंग एलॉय लाते हैं। और सोल्डरिंग एलॉय का काम ये होता है, सोल्डरिंग एलॉय ऐसे एलॉय होते हैं जिनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या था? ठीक, अब भैया ऐसा है कि थ्योरी तो अपन ने बहुत देख ली, अच्छा है। अब जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, तो जरा न्यूमेरिकल पे फोकस करो। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द फेज अमाउंट ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन लेड एंड टीन एलॉय फॉर 35% टीन एट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं भैया, स्वदेश सर की बुक है, उसमें से ही मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन लिया आएगा। ठीक, बहुत शानदार बुक है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ऐसा है, देखो क्या करना है यहाँ पे भैया,
तुमको कंडीशन दे रखी है 35% टीन है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर तुमको फेज अमाउंट्स कैलकुलेट करना है, या मैं सिंपल बोल दूँ मास फ्रैक्शंस तुमको कैलकुलेट करना है, और बी पार्ट भी इसका आएगा, तो बी पार्ट भी अभी अपन करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा है कि भैया मुझे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे ही तुमने भैया देखा चीते की फुर्ती के साथ में, चीते की फुर्ती के साथ में अपने को क्या करना है, अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है भैया। जैसे ही अपन ने क्वेश्चन पढ़ा अपने को सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले भैया स्ट्रेट लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन को तुम इतना खींचोगे कि उसके ये एंड पे, इस एंड पे जो है वो क्या आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 18% आना चाहिए, तो उस हिसाब से गैप रखो। इस पॉइंट पे जो है वो अप्रॉक्सीमेट अपने को याद है कितनी आती है, इस पॉइंट पे कितना आता है 98 आता है, तो 98 कर दो। और फिर भैया यहाँ पे 327 से एक लेके आ जाओ यहाँ पे 62% तक, उसको थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी यहाँ वाला जो जाता है वो तो मैंने देखा था स्ट्रेट लाइन ही जाता है, तुम अगर कर्व करना चाहो तो कर्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कंपोजिशन है कितना है भैया, 62% है। एक छोटा सा ऐसा बना दो भैया यहाँ पे, ये लो इसको भी थोड़ा कर्व कर दिया अपन ने। बाकी यहाँ पे ऐसा बना दो यार, ये लो भैया, ये अपना कौन सा फेज़ हो गया, अल्फ़ा फेज़ हो गया। और एक कर्व अपने को यहाँ पे ऐसा लगेगा, तो ये लो, दूसरा यहाँ से ऐसा कुछ जाता हुआ, तो ये लो भैया, राइट, बस बन गया। डबल से मैंने इसीलिए बनाया क्या क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। ये भैया ऊपर लिक्विड फेज़ है, ये अपना था बीटा फेस, राइट। बीच के जो रीज़न है उनका नामकरण मैंने बता दिया कैसे करोगे यार, तुमको आता ही है क्लियर कट, ठीक है, कि भैया ये वाला रीज़न की बाउंड्री लिक्विड और बीटा को टच कर रही है, इसलिए बीच में लिक्विड प्लस बीटा एग्जिस्ट करेगा, बोल दो यार। यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, एक गड़बड़ अपने से हो गई, वो ये है कि सिर्फ उन्हीं को स्पेसिफाई करो ना जिनकी ज़रूरत है, ये 62% की ज़रूरत ही नहीं है भैया, ठीक है। अरे ठीक है अपने को आता है वो बात सही है, बट यहाँ पे अभी 62% की ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 35% टीन दिया है, तो 35% टीन ड्रॉ करो, ख़त्म बात, राइट। और ये टेम्परेचर तो तुमको पता है कि इस लाइन पे टेम्परेचर क्या था, अरे क्या था, 183 डिग्री सेंटीग्रेड था क्या, बोल दो यार, राइट। यहाँ पे अपन अप्रॉक्स कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये लो, ये लाइन अपन ने खींच ली अप्रॉक्सीमेटली कहाँ, 35% के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, बता ही रखा था यार, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ टीन है, राइट। अब भैया देखो, अच्छा मुझे बी पार्ट के लिए सेम डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जस्ट सेकंड मुझे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेने दो, ये बात। तो ऐसा है कि सेम डायग्राम का मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा दूंगा, ओके। चलो भैया, चलो भैया, चलो 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 भैया, देखो पहली बार था इसलिए मैंने डायग्राम बना दिए। शॉर्ट में क्या करना है पता है, शॉर्ट में तुम क्या करोगे, तुम जैसे ये पढ़ोगे ना 35% टीन और 182 डिग्री सेंटीग्रेड, तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो इस कंपोजिशन और इस टेम्परेचर पे तुम अगर एक टाई लाइन खींचो तो वो टाई लाइन किस किस रीजन में आएगी। देखो 182 डिग्री सेंटीग्रेड क्या 183 से कम है, तो 183 से कम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो अप्रॉक्सीमेटली इस जगह कहीं आएगा। अरे बोलो यार, इस जगह ही कहीं आएगा क्या, अरे क्लियर है क्या। ये जो ब्लू कलर सॉरी येलो कलर की मैंने लाइन खींची है वो मैंने बोल दिया कि वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है, राइट। उसके भी तुम देखोगे कि अप्रॉक्स एंड पॉइंट तो जो है वो यही है ना, 18 और 98। अरे अप्रॉक्स तो अपन ट्रीट कर ही सकते हैं, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो, राइट। ये अपनी लाइन थी 182 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है क्या, बोल दो यार। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, ये ठीक वही हो गया जो मैंने शुरू में बताया था कि भैया ये था, ये अपनी टाई लाइन थी, और टाई लाइन में भैया ओवरऑल कंपोजिशन तुम्हारा जो है वो 35% है, जबकि जबकि ये लिखा है अल्फ़ा, इस तरफ लिखा है बीटा, ठीक है।
ये टाई लाइन का इस एंड पे अल्फ़ा और दूसरे एंड पे बीटा लिखा हुआ है, राइट। अल्फ़ा पे भैया सी अल्फ़ा 18% है, सी बीटा 98% है। अब मुझे बताओ यार, क्या मुझे मास ऑफ अल्फ़ा और मास ऑफ बीटा तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? अरे बोल दो यार। मास ऑफ बीटा तो मैं निकालूंगा ही नहीं। अरे मास फ्रिक्शन है यार, तो मास फ्रिक्शन है तो भैया अल्फ़ा का जो होगा उसको 1 में से घटा दो यार, बोल दो यार। क्लियर है क्या? मास ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा? टाई लाइन अपोजिट आर्म डिवाइडेड बाय टोटल आर्म। अपोजिट आर्म जो है वो क्या है भैया? अपोजिट आर्म है 98 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 98 माइनस 18। क्या सॉल्व कर लोगे तुम खुद ही? क्या सॉल्व कर लोगे? आंसर आ जाएगा क्या? ये वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ गया। बोल दो यार, क्या कर लिया? ये जो है यही तो फेज अमाउंट्स हैं बे। फेज अमाउंट और क्या चीज़ थी? यही था ना। बोल दो यार। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, सब क्लियर है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है 35% टीन 8 184 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बच्चे बोले अरे सर सिर्फ 2 ही डिग्री का तो फर्क है। तो कुछ नहीं, आप तो मज़े ले रहे हो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आना है। कुछ ने दिमाग लगाया। मैंने बोला नहीं बेटा, चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आएगा? चेंज ऐसे आएगा क्योंकि तुम्हारा जो 184 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इस 183 की हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है। और 35% वाला जो है वो ये पोर्शन है। तो भैया जो तुम्हारी लाइन आएगी वो अप्रॉक्सीमेट इस जगह पे आएगी, इस जगह पे अप्रॉक्सीमेट लाइन आना है अपनी, ये देखो। ठीक है, ठीक। और अगर उससे भी तुम एंड पॉइंट्स ड्रॉ करो तो एंड पॉइंट्स जो है वो अप्रॉक्स अप्रॉक्स ये जो पॉइंट है उसको भी अप्रॉक्स अपन बोल सकते हैं। अगर कुछ अब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो अपने को पता है उसी का अपन यूज़ करेंगे। अपने को पता है कि ये यूटेक्टिक पॉइंट के बहुत नज़दीक है। यूटेक्टिक पॉइंट का कंपोजिशन अपने को पता है 62 होता है, ठीक। तो इसीलिए अपन यहाँ पे 62 यूज़ करेंगे। तो क्या बी पार्ट के लिए, क्या बी पार्ट के लिए तुमने ये टाई लाइन बना ली क्या? अरे बी पार्ट के लिए कर लिया क्या तुमने यार? सेम काम। बोल दो यार, बी पार्ट के लिए हो गया तुम्हारा पूरा काम। भैया तुमने लिखा ओवरऑल कंपोजिशन ऐसा कैसा? इस तरफ तुमने बोला अल्फ़ा, इस तरफ तुमने बोला क्या? बीटा है। अरे नहीं बीटा नहीं है, इस तरफ क्या है? लिक्विड है भैया, बीटा तो है ही नहीं। तो अब इस केस में अल्फ़ा और लिक्विड आएगा क्योंकि टाई लाइन का इस एंड पे अल्फ़ा है, टाई लाइन के उस एंड पे लिक्विड है। तो बीटा बीटा नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखो। बस अब तो क्या है, कंपोजिशन लिख लो। ये तुम्हारा रहा ओवरऑल कंपोजिशन 35%, सी अल्फ़ा हो गया तुम्हारा 18%, और लिक्विड का कंपोजिशन अप्रोक्सीमेट अपन ने बोल दिया 62%। बोल दो यार, क्या मास ऑफ अल्फ़ा और मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फ़ा और मास फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड मुझे बताने की ज़रूरत है क्या यार? मैं एक काम करता हूँ, लिक्विड का बता देता हूँ, अल्फ़ा का तुम निकाल लेना कितना आएगा। लिक्विड का बोलोगे क्या आएगा? अपोजिट आर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल आर्म की लेंथ। बोल दो यार, अपोजिट आर्म कितना हो जाएगा? 35 माइनस 18 डिवाइडेड बाय टोटल जो टाई लाइन है अपनी उसकी लेंथ 62 माइनस 18। क्या तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा क्या? इस आंसर को यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे पुट कर दो? 1 माइनस मास ऑफ लिक्विड में। तो क्या तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्या? बोल दो यार, निकल के आ गया क्या? ठीक है। अरे क्लियर है क्या? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? बोल दो यार, कैसे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा? टाई लाइन, बस सारा कंसेप्ट सिर्फ इसी में होता है कि भैया उस पर्टिकुलर कंपोजिशन और उस टेम्परेचर पे जाओ और देखो किस रीजन में लाई कर रहा है। उस रीजन के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो बाउंड्रीज आएगी, अगर तुम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जो कंपोजिशन आ रहे हैं उनसे अपने को मतलब है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है एक वॉल्यूम फ्रिक्शन का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम फ्रिक्शन क्या चीज़ है वो मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो अपन वॉल्यूम फ्रिक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे मिक्सचर की। जैसे मान लो एक एलॉय है जो कि ए और बी दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक। जैसे हो सकता था अभी अभी अपन ने देखा अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा हो सकता है क्या अभी जो अपन ने देखा वो क्या था? लेड और टीन था। तो अल्फ़ा जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, लेड और टीन, राइट। तो वही बात हो रही कि एक एलॉय है
या कोई फेस बोल दो कि कोई फेस था, वो फेस दो कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है। उसमें वी ए, मैंने बोला वी ए जो है वो है वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ ए, वी बी जो है वो वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ बी है। तो क्या अगर वॉल्यूम फ्रिक्शन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का सम जो होगा वो एक के इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा? अरे वॉल्यूम फ्रिक्शन है यार, बोल दो यार। ऐसे ही मैं स्मॉल वी ए जो है और स्मॉल वी बी जो है ये डिनोट कर रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ए एंड वॉल्यूम ऑफ बी, दोनों में फ़र्क है। कैपिटल वी ए है वॉल्यूम फ्रिक्शन, स्मॉल वी ए जो है वो है वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक, वॉल्यूम फ्रिक्शन नहीं है, बोल दो यार। तो क्या मैं एक एक मुझे बात कराओ, बताओ, ये वॉल्यूम फ्रिक्शन जो है ए का, वो ए का वॉल्यूम फ्रिक्शन क्या यही होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय पूरे एलॉय की वॉल्यूम। पूरे एलॉय में दो कंपोनेंट है अगर ए और बी, तो पूरे एलॉय की वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। बोल दो यार, क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, अब देखो ये बात ध्यान दो, इस वी ए को मैं क्या लिख रहा हूँ? मास फ्रिक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास फ्रिक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे एक्चुअली पता नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? मैं इस लेफ्ट तरफ दिखता हूँ ना वीडियो में, वो थोड़ा अंदाज़ा हो नहीं पाता यार। अगर नहीं दिख रहा हो तो सॉरी, अब दिख रहा होगा आई होप। अच्छा, किसी ने बोला ये कैसे आया, अपने को फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं वो चीज़ तुमको अभी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ए को क्या तुम लिख सकते हो कि ए की वॉल्यूम जो होगी वो होगी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए। ये मास और ये स्मॉल एम ये अलग अलग है। ये स्मॉल एम है जो है वो मास फ्रिक्शन है, जो फेज अमाउंट है, जो अपन लीवर रूल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, वो चाहिए। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल मास, मास ऑफ ए, नॉट मास फ्रिक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मास ऑफ ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मास फ्रिक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एलॉय। क्यों भैया, क्यों? अरे क्योंकि तुमको अगर पता हो मास फ्रिक्शन का मतलब क्या था, अरे मास फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ ना, मास फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि ए का जो मास है वो डिवाइडेड बाय एलॉय का मास लिख दो। अरे यार, मास फ्रिक्शन का मतलब यही तो होगा कि गिवन कंपाउंड का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट का मास। बोल दो यार, ठीक है? अब क्या होता है ना कि फॉर्मूला अपन ने यही लिखा था, यहाँ पे कैपिटल एम ही लिखा हुआ था, बस कैपिटल एम को मैंने ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे भी मास ऑफ एलॉय आएगा, टोटल मास ऑफ एलॉय जो है वो इनटू में लिखाएगा, और सिमिलरली नीचे भी टोटल मास ऑफ एलॉय जो है वो इनटू में लिखाएगा। तो ये और ये कट गया, इसलिए तुमको सीधा याद रखना है कि मास फ्रिक्शन की टर्म में फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया, ठीक? तो तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ बी होगा वो 1 - वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ ए हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में तुम डायरेक्ट तुम सिर्फ इस एक को कैलकुलेट करो और बी की ऐसे निकाल लो, लेकिन अगर मान लो तुम फॉर्मूला चाहते हो तो फॉर्मूला आप तुम लिख सकते हो यार। वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, जो कि इक्वल हो जाएगा मास फ्रिक्शन ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास फ्रिक्शन ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। बोल दो यार, अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? तो बी का जो है अगर चाहो तो फॉर्मूला जो है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन न्यूमेरिकल में तो आप एक वॉल्यूम फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, दूसरा जो है वो घटा दो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया वॉल्यूम फ्रिक्शन में आपने एक बात तो बताई नहीं कि यार ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है। इन डेंसिटी का भी यूज़ आएगा। तो ऐसा है कि मिक्सचर की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, मिक्सचर की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक रूल ऑफ मिक्सचर होता है, वो अपन अब देखेंगे। तो ऐसा है कि मान लो वही दो कंपोनेंट थे ए और बी, उनसे मिलके मिक्सचर बना है, और अपने को ए की डेंसिटी पता है रो ए है, बी की डेंसिटी पता है रो बी है। ए का फ्रिक्शन पता है कि भैया ए का फ्रिक्शन एक्स से, तो बी का जो होगा वो 1 - x होगा, क्योंकि मैंने अभी एज्यूम किया है दो ही कंपोनेंट है, राइट?
अब इस केस में जो ए और बी का मिक्सचर है उसकी डेंसिटी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ मिक्सचर लगाते हैं, जो कि बोलता है 1/रो इज इक्वल टू एक्स अपॉन उस कंपोनेंट की डेंसिटी प्लस दूसरे कंपोनेंट का जो फ्रिक्शन है वो 1 - x अपॉन दूसरे कंपोनेंट की डेंसिटी। या मैं सिंपली इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1/रो इज इक्वल टू, अगर मान लो एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में तुम ये फॉर्मूला लगा देना, समेशन ऑफ xi अपॉन रो आई इक्वल टू 1 to n तक। बोल दो यार, क्या डेंसिटी क्लियर है? अरे डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लियर है? अब भैया ऐसा है कि सिर्फ थ्योरी पार्ट या सिर्फ ऐसा बता के छोड़ा नहीं जा सकता, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो भैया आ जाओ ज़रा इस पे ही बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल पे अपना जो एम है वो पूरा हो जाएगा अगर आप ये न्यूमेरिकल बिना मेरे बताए सॉल्व कर सकते हो तो। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ। ठीक है, देखो लेट टीन एलॉय है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मास फ्रिक्शन एंड वॉल्यूम फ्रिक्शन एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40% टीन। ठीक, तुमसे मास फ्रिक्शन और वॉल्यूम फ्रिक्शन पूछा है और दे रखा है कि टेम्परेचर तुम इतना लो, कंपोजिशन तुम इतना लो, और तुमको वॉल्यूम फ्रिक्शन के लिए क्योंकि उसको पता है कि कुछ डेटा लगेगा तो उसने डेंसिटी दे रखी है कि भैया डेंसिटी ऑफ लेड जो है वो ये लेना है, डेंसिटी ऑफ टीन जो है वो ये लेना है, और उसको ये बात पता है कि भैया 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको कंपोजिशन नहीं पता होंगे जो अपन टाई लाइन खींचते हैं। तो देखो ओवरऑल कंपोजिशन तो उसने दे रखा है 40% है, लेकिन टाई लाइन के जो एंड पॉइंट्स है इन एंड पॉइंट्स पे कंपोजिशन आपको नहीं पता होंगे क्योंकि टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है यार। तो देखो कितना अच्छा है यार, उसने सब दे रखा है, सब दे रखा है। उसने तुमको बोला कि मैक्सिमम 11% टीन को ऐड किया जा सकता है लेड में, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रखा है कि मैक्सिमम 11% टीन कैन बी डिजॉल्व इन लेड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, जो अपना फेज डायग्राम में वो जो 18 वाली लाइन आती थी तो वो उस जगह का डेटा दे रखा है। ठीक, अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, डायग्राम में तुमको समझाता हूँ तब क्लियर होगा। देखो क्या है, डायग्राम तो सेम है इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अपन एक खींचेंगे लाइन जो कि होगी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये लाइन मैंने खींची अप्रोक्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है भैया, अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। और इस 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं का डेटा उसने दिया हुआ है। ठीक है, 40% अपन यहाँ कहीं ले लेते हैं कि ये कहीं होगा 40। देखो पहला उसने बोला है कि मैक्सिमम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम 11% टीन ऐड किया जा सकता है लेड के अंदर। तो भैया वो ये बात बोल रहा है, ये जो कंपोजिशन है ना ये 11 है। ठीक, अरे इसका मतलब यही हुआ ना कि मैक्सिमम 11% टीन ऐड करोगे, कर सकते हो। अगर 11 से मान लो तुम 12 पे पहुंच गए तो भैया तुम सिंगल फेज रीजन में हो ही नहीं, तुम डबल फेज रीजन में आ चुके हो। समझ में आया? ऐसे ही उसने यहाँ का डेटा दे रखा है। यहाँ के लिए उसने बोला है क्या, सेकंड लाइन, मैक्सिमम 2% लेड कैन बी डिजॉल्व इन टीन। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का डेटा है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि भैया सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि लिक्विड तो 183 के ऊपर होगा। तो अब तुम देखो ना यार, इस तरफ से चलते आओ, इस तरफ से चलते आओ, तो उसने बोला है कि 150 डिग्री पे तुम मैक्सिमम 2% लेड डाल सकते हो टीन के अंदर। तो 2% लेड डाल सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टीन होगा, क्योंकि एक एक्सिस पे अपन सिर्फ टीन लिख रहे हैं, मतलब 98% होगा क्या। ठीक, अपन इस लाइन का कंपोजिशन 98 लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट होता है, तो सब आसपास ही है अप्रोक्स। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लो ना, क्वेश्चन ने भी 98 बोल दिया तो ले लो 98। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार। क्या मास फ्रिक्शन तुम कैलकुलेट कर लोगे क्या यार? अरे बोल दो यार। टाई लाइन तुमने बना ली, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा यार।
ठीक है, तुमको एक्चुअली बनाना क्या होता है कि सिर्फ ये डायग्राम से मतलब होता है अपने को, ये डायग्राम अपने को बनाना होता है, ये छोटा वाला बना लिया अपन ने, बस सारा खेल हो गया। ये इस तरफ लिखा है अल्फ़ा, इस तरफ लिखा है बीटा, ठीक। ओवरऑल कंपोजिशन 40% है। इस तरफ उसने दे रखा है यहाँ पे 11% है, और इस जगह पे दे रखा है कितना, 98 है। क्या मास ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो फुर्ती में यार। अपोजिट आर्म ये रही, 98 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 98 माइनस 11। अरे बोल दो यार। सॉल्व कर लो, मेरे पास आंसर लिखा है ऊपर, 0.67 आएगा। अगर ये 0.67 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ बीटा कैलकुलेट करना ही नहीं है फॉर्मूले से? अरे 1 में से घटा दो मास ऑफ अल्फ़ा, क्या 0.33 निकल के आ जाएगा क्या? अरे बोल दो यार। मुझे कैलकुलेट सिर्फ मास ऑफ अल्फ़ा करना था, मास ऑफ बीटा अपने आप निकल के आया। क्या फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट था मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, सेकंड पार्ट है वॉल्यूम फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। क्या है? वॉल्यूम फ्रिक्शन। अब मज़ा आएगा भैया, अब काम बड़ा है। वॉल्यूम फ्रिक्शन में ही तो मज़ा है, बाकी में तो कुछ मज़ा था ही नहीं यार। समझ रहे हो? कैसे जाएंगे वॉल्यूम फ्रिक्शन के लिए? तो वॉल्यूम फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख के देखो, सिर्फ ए का वॉल्यूम निकाल लो, बी का वॉल्यूम 1 माइनस वी ए कर दोगे यार। ए का वॉल्यूम फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? अभी अपन ने फॉर्मूला बोला था, मास फ्रिक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए, उसके अपॉन में मास फ्रिक्शन ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। क्या तुम्हारे पास में तीन डेटा यहाँ पे मौजूद है? मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, यहाँ ए और बी नहीं है, सॉरी ए मत लिखो, यहाँ पे फेजेस का वॉल्यूम फ्रिक्शन पूछा है, तो क्या क्या फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं? ठीक है, मैं वो डेरिवेशन में ही घुस गया था, डेरिवेशन में अपन ए और बी लिखते थे ना। फेज जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ अल्फ़ा तो आएगा मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फ़ा और डेंसिटी ऑफ अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा। जो सेकंड सेकंड अपना है, सेकंड कंपोनेंट क्या है? बीटा है, ठीक। अच्छा नहीं दिख रहा है यार, इसको पूरा गायब ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ अल्फ़ा, उसको मैंने लिखा मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अल्फ़ा अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा बाय डेंसिटी ऑफ अल्फ़ा प्लस मास ऑफ बीटा बाय डेंसिटी ऑफ बीटा। इसमें से भैया मुझे मास ऑफ अल्फ़ा पता है, मास ऑफ अल्फ़ा पता है, मास ऑफ बीटा पता है। सवाल उठता है ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे कैलकुलेट करें, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें? उसने तो लेड और टीन की डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, मेरे को अल्फ़ा और बीटा की डेंसिटी पता करना है, कैसे पता करोगे? अरे रूल ऑफ मिक्सचर, इसीलिए तो अभी मैंने सिखाया तुमको, अभी इसीलिए तो सिखाया। जरा फोकस करो यहाँ पे, इस डायग्राम पे फोकस करो। देखो भैया, दो कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है एलॉय। अल्फ़ा जो है उसका मास फ्रिक्शन 67% है, तो मैं अल्फ़ा को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। ये लो भैया, ये लो भैया, ये हो गया पूरा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा बीटा, सिंपल। अल्फ़ा का मास फ्रिक्शन जो है वो है 67%, या 0.67 बोलूँ, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। बीटा का हो गया 33%। अभी अल्फ़ा पे फोकस करो। अल्फ़ा के अंदर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अबे कितने परसेंट टीन है? 11% टीन है क्या अल्फ़ा के अंदर? जो भी अल्फ़ा लिखा हुआ है उसमें ओवरऑल 11% टीन है क्या? ठीक। बाकी जो 89% है वो क्या होगा? लेड होगा। अब रुको, अब रुको, जरा रूल ऑफ मिक्सचर से डेंसिटी अपन लिख रहे हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा जो है वो दो कंपोनेंट ए और बी से मिलके बना है। ए क्या हो गया? सपोज लेड हो गया, सपोज टीन हो गया, टीन हो गया, और बी जो है वो क्या हो जाएगा? लेड हो गया, ठीक। तो अल्फा जो था वो दो कंपोनेंट लेड और टीन से मिलके बना है, ठीक। क्या लिखूंगा फॉर्मूला? सपोज मैंने बोला कि जो लेड है उसका मास फ्रिक्शन अपन ने, उसका जो फ्रिक्शन है उसको एक्स बोल दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लेड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ टीन। अरे क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? क्या तुम बता सकते हो? 1/ρ ऑफ अल्फा इक्वल टू लेट का जो फ्रिक्शन है, देखो अल्फा के अंदर टीन का क्या है 11% है, तो बेसिकली 1 - x अपन ने बोल दिया 11% है, ठीक। तो लेट का कितना हो जाएगा? 0.89 हो जाएगा क्या? फ्रिक्शन की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। फ्रिक्शन में लिखना ये जो एक्स और 1 - x से फ्रिक्शन है भैया, तो फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देना भैया, ये बात ध्यान रखना। कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है। वो ये इस एक्स की जगह ना ये मास रख देते हैं, मास फ्रिक्शन, बोले फ्रिक्शन ही तो रखना है तो मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा मास फ्रिक्शन ऑफ बीटा रख देते हैं। दोनों में फर्क है भैया, दोनों में फर्क है। तुम बोल रहे हो कि इस पूरे अल्फा का पूरे एलॉय में कितना मास फ्रिक्शन है, तो बोलोगे 0.67 है। मैं पूछ रहा हूँ उस अल्फा के अंदर जो लेड है टीन है उनका फ्रिक्शन बताओ, तो तुम ये कारनामे करोगे जो अपन अभी कर रहे हैं। समझ आया? डिफरेंस है दोनों में, बहुत झोल है भैया यहाँ पे। लेड और टीन की डेंसिटी दे रखी क्या? लेड की दे रखी 11.23 और ये 7.24, बस रख दो 11.23 7.24। क्या यहाँ से डेंसिटी ऑफ अल्फा नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सिमिलरली क्या तुम अब डेंसिटी ऑफ बीटा बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? बीटा के अंदर, बीटा के अंदर तुमने बोला था कि जो बीटा फेज है उसमें 98% टीन है और 2% लेड है। तो 2% लेड है, तो पहले अगर मैं लेड का फ्रिक्शन लिखूँ तो 0.02 डिवाइडेड बाय जो लेड की अपनी डेंसिटी थी 11.23 प्लस 0.98, ये हो गया टीन का डिवाइडेड बाय टीन की डेंसिटी 7.24। क्या यहाँ से तुम बीटा की भी डेंसिटी निकाल लोगे क्या? अब तो अपना कारनामे हो गए यार भैया, हमने बीटा की डेंसिटी पता कर ली, हमने अल्फा की डेंसिटी पता कर ली। अगर पता कर ली तो वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ अल्फा आ गया। वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ अल्फा जैसे ही आया आपने तालियां बजा दी, आपने बोला सर अब हमसे वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ बीटा भी निकल जाएगा। मैंने आपको शाबाशी दे दी कि क्या बात है, आपको इतना ज्ञान आ गया। चलो देखो भैया क्या था, अब तो वैल्यू पुट करना है, कर दोगे ना यार। मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा तुम्हारे सामने यार, ठीक। डेंसिटी ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर दिया, मास फ्रिक्शन ऑफ बीटा डेंसिटी ऑफ बीटा मैंने कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू पुट कर लोगे ना, कुछ भी नहीं है यार, ठीक। मैंने आंसर लिख रखा है, वो सब वैल्यू पुट करने पे 0.58 आता है, ठीक है। तो मैंने सीधा आंसर लिख रखा है कि इसका आंसर जो है वो पूरा तुम सब वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, 0.58 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बीटा का वॉल्यूम फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.58 मतलब 0.42। भैया अपन ने आज तो आतंक मचा दिया, अपन ने बहुत शानदार कंसेप्ट आज अपन ने सीखा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट था, हमारा जो एम है वो है आयरन कार्बन, जो डायग्राम हम पढ़ेंगे अगला जो आने वाला लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। उस डायग्राम को हमको डिटेल में समझ में आना चाहिए, एक एक चीज उसका बेस चल रहा है अभी भाई, और कुछ नहीं है। उस डायग्राम में और भी पॉइंट आएंगे, अभी अपन ने सिर्फ यूटेक्टिक पॉइंट पढ़ा, एक यूटेक्टोइड पॉइंट भी आएगा, पेरीटेक्टिक पॉइंट भी आएगा, मोनोटेक्टिक पॉइंट भी आएगा। उस डायग्राम को समझने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, समझ में आया। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया। इस लेक्चर को मैं जितना मेरा जितना नॉलेज था बुक को पढ़ के जो समझ में आया, जो सर लोगों ने पढ़ाया, उस पूरे नॉलेज को मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। आई होप दैट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और नोट्स जो हैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और थी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं कवर किए तो भैया जो प्रीवियस लेक्चर हैं पेज डायग्राम के वो कवर कर लेना, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 अभी तक लिएंगे। सबसे पहले तो फेज डायग्राम था, उसकी बेसिक टर्म्स थी, फिर एक हमने आइसोमॉर्फस सिस्टम के अभी तक 2 लेक्चर ले लिए और आज ये तीसरा है। तो टोटल 3 लेक्चर प्रीवियस और अपन ने किए होंगे, सब लिंक्ड है पूरा। नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो नोट्स को स्टोर करके नहीं रखना है, नोट्स खुद बनाना है। जो चीज़ आप लिखोगे वो आपको हमेशा याद रहेगी, ये बात हमेशा याद रखना।
मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में लिख रहा हूँ, मेरे पास में कॉपी है, पहले बुक से पढ़ता हूँ, खुद के नोट्स बनाता हूँ, लिखता हूँ पेन से, फिर सॉफ्ट कॉपी में लिखता हूँ, दो दो बार लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? जितना लिखोगे उतना तुम्हारा फायदा है। ठीक। और लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।